ओके, हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2.5। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स with air between the plate has capacitance 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced to half and the space filled between them is of dielectric constant 6? dielectric constant 6 से अगर हम फिल्ड कर ले तो क्या होगा? तो आप अगर देखें तो कैपेसिटेंस कितना गिवन है हमें 8 पिकोफैराड। ठीक है, पिको को चेंज करेंगे तो कितना आएगा 10⁻12 फराड आएगा। और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, हमें पता है कि इनिशियल कैपेसिटेंस की वैल्यू। और हमें डी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, डी कितना करना है, हमें हाफ करना है, तो डी डैश की वैल्यू होगी डी बाय 2 और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो अगर हम न्यू कैपेसिटेंस की अगर हम वैल्यू दें तो न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा हमारे पास के टाइम एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी बाय 2। तो यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा के, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो जो न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू आप यहाँ देखें तो कितनी आएगी हमारे पास 12 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, यानी कि 12 टाइम्स क्या है ओरिजिनल कैपेसिटेंस के बराबर है। तो यहाँ पे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना है हमारा 8 इंटू 10⁻12, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 96 इंटू 10⁻12, और इसे हम क्या कह सकते हैं 96 पिकोफैराड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर हैं, तीनों की वैल्यू कितनी है 9 पिकोफैराड, यानी C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर है, तीनों की वैल्यू कितनी है 9 पिकोफैराड है। तीनों को कनेक्ट कैसे किया है, हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हमने तीनों को कनेक्ट तो कर दिया सीरीज के अंदर। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/9 1/9 1/9, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3/9, और आप कह सकते हो 1/3। ठीक है, 1/3 पिको फैराड आ जाएगा हमारे पास। और हम कह सकते हैं 1/C की वैल्यू ये है, हमारे पास क्या 1/C की वैल्यू कितनी है 1/3, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 पिको फैराड हो जाएगी, जैसे कि ये दे रखी है, अगर आप यहाँ देखें ये हमें दे रखी है। नेक्स्ट है बी पार्ट में, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। अगर कॉम्बिनेशन को 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दे तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि सभी का कैपेसिटेंस सेम है। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है हमें पता है, कैपेसिटेंस अगर सेम है, ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, कैपेसिटेंस सेम है तो इसका मतलब पोटेंशियल भी तीनों का क्या होगा सेम होगा, क्योंकि सीरीज़ में अब देखो यहाँ सीरीज़ में क्या चीज़ सेम होती है, सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, तो इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर चार्ज, तीनों के ऊपर चार्ज सेम है। इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस सेम है, तो इट मीन्स हमें पता है क्यू क्या है, सी और वी की वैल्यू होती है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, क्यू और सी की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब वी भी हमारा क्या होगा सेम होगा। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों का जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल, वो क्या होगा सेम होगा। तो मान लो इसका x1 है, इसका x2 है, इसका x3 है, तो या फिर x मान लेते हैं, तो 3x की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल पोटेंशियल के, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल पोटेंशियल कितना है 120 है, तो आप कह सकते हो 3x इज इक्वल्स टू 120। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 3, और आप यहाँ से कह सकते हो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास वैल्यू आई है 40 वोल्ट। ठीक है, और आप V भी ले सकते हो अगर आपको X नहीं लेना है, जैसे इस क्वेश्चन में ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 कैपेसिटर्स हैं 2 3 एंड 4 पिकोफैराड के, और इनको कैसे कनेक्ट किया है, हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, एंड डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। तो पहले पार्ट में है हमारे पास पैरेलल, जैसा कि हम जानते हैं पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 9 पिको फैराड। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर मेरे पास 3 कैपेसिटर पैरेलल में हैं तो
तीनों की अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यानी कि जो सप्लाई की वोल्टेज होगी वही C1 V1 V2 V3 की वैल्यू होगी। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी 100, V2 की वैल्यू कितनी होगी 100 और V3 की वैल्यू भी कितनी होगी 100। तो हम चार्ज निकाल देंगे, Q1 क्या होगा C1 इंटू में V1, C1 की वैल्यू क्या है 2 और V1 हमें पता है सप्लाई के बराबर है, तो 2 पिको फैराड इंटू में 100 यानी 2 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना है 2 इंटू 10⁻⁻10 गुलाम। सिमिलरली Q2 Q3 को हम इसी मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट ईच प्लेट हैज़ एरिया। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, अगर उसके बीच में एयर है तो उन प्लेट्स का जो एरिया है वो ये है। डिस्टेंस कितना है 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस इन एयर कैलकुलेट करना है, फिर बताना है कि अगर इस कैपेसिटर को हम 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो इसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज कितना होगा। तो हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, आप निकाल दोगे इसको इस वैल्यू के साथ। तो यहाँ यहाँ से हम इसे करेंगे तो सी नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि 8.85 10⁻⁻12, 6 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ और इनको करेंगे सॉल्व हम, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और 2 को इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा लगभग 18 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम इसे यहाँ पे 18 ही मान के चलेंगे, 18 पिको फैराड्स के आसपास। अब चार्ज निकालना है, हमें पता है चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है यहाँ पे 100 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना गुलाम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्लेन व्हाट वुड बी हैपन इफ द कैपेसिटर ऑफ गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8 3 mm ऑफ माइका शीट। इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो भी कैपेसिटर दे रखा है उसमें हम जितनी उसकी थिकनेस है उतनी ही माइका शीट लगा दें, यानी जो जितनी इसकी थिकनेस है इसी के जो डिस्टेंस है प्लेट के सेपरेशन की उतनी ही माइका की शीट लगा दें, और माइका का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो दे रखा है 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड। कंडीशन क्या है कि ये 100 वोल्ट की जो सप्लाई है ये कनेक्टेड है, और दूसरे कंडीशन में क्या है, इस सप्लाई को हमने क्या कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, ठीक है, इसको देखेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्टली हमें गिवन क्या था, हमें कैपेसिटेंस हमें पता हमारे पास कितना आया था 18 पिको फैराड का आया था। तो हमें पता है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को लगाएंगे उसकी अगर कैपेसिटेंस की थिकनेस के बराबर तो के टाइम्स ओरिजिनल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 पिको फैराड से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से 108 पिको फैराड आ जाएगी। ठीक है, Q1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी हमारी C1 इंटू में V, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। अब हमने बैटरी को वोल्टेज वाली बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक रूल है उसका ध्यान रखना है, वो रूल ये है, ओके तो Q2 निकालेंगे। Q2 निकालने के लिए यहाँ कंडीशन देखो, हमें पता है चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, चार्ज सेम रहेगा हमारा कितना 1.8 10⁻⁻9 गुलाम, जो भी हमारे पिछले वाले केस में था जो 2.8 से हमारे पास आया था, और कैपेसिटेंस कितना है हमारा 108 पिको फैराड जो नया आया है। अब वोल्टेज हमें बतानी है कि हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो तब क्या होगा, तो हमें पता है कि हमारी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम लगा रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को कि अगर हमारे कैपेसिटर है और उसको जो सप्लाई अगर हमने जो दे रखी है, अगर वो सप्लाई कनेक्टेड है तो वोल्टेज उस सप्लाई के बराबर हो, लेकिन अगर हमने वो सप्लाई यहाँ से हटा दी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी जो वोल्टेज है, जो भी उसकी इनिशियल वोल्टेज है उसका के टाइम रिड्यूस हो जाएगी।
ठीक है, ये एक्सप्रेशन कहाँ से है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर के टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फोर्स के, कि अगर हम किसी किसी डायरेक्ट्रिक को ऐड करेंगे तो जो आपका फोर्स है वो के टाइम्स रिड्यूस होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स रिड्यूस होगा और सिमिलरली पोटेंशियल भी के टाइम्स रिड्यूस होगा। तो जो भी हमारे पास है 100 है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 12 पिको फैराड का कैपेसिटर है, उसको 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। ये क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल में भी दिया था आपको, तो ये पता है, मैंने आपको कहा था रिलेशन की, रिलेशन इंपॉर्टेंट, एनर्जी का हाफ CV², इसको यूज़ करके हम निकाल देंगे। हमारी कितनी आएगी, 1.5 इंटू 10⁸8 जूल के आसपास हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, -8। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है, 600 पिको फैराड है, इसकी वोल्टेज कितनी है, 200 सप्लाई से इसको मैंने चार्ज किया, फिर इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर अनदर 600 पिको फैराड के कैपेसिटर से कनेक्ट किया, तो इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का लॉस हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं एनर्जी लॉस का फॉर्मूला ये है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू C1 C2 प्रोडक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस हाफ डिवाइडेड बाय हाफ सम ऑफ द कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इनिशियली जो वोल्टेज है उसमें से जो फाइनल जो वोल्टेज है उसके बराबर होगी। दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो 600 इंटू 10⁻⁻12 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 600 प्लस 600 तो 1200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में 2। अब देखो इनिशियली वोल्टेज कितनी थी उसकी, 200 पहले वाले की और दूसरे वाला कैसा था, अनचार्ज था। तो इसका मतलब दूसरे वाले की जो इनिशियल वोल्टेज थी वो कितनी थी, 0 थी। तो यहाँ पे आएगा 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हम इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास लगभग लगभग 6 इंटू 10⁻⁻6 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं और आई थिंक ये वाला न्यूमेरिकल भी हम कर चुके हैं। ये सारे न्यूमेरिकल हमारे हो चुके हैं, हम ओनली कैपेसिटेंस वाले ही यहाँ देख रहे हैं। हाँ जी, ये वाला न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2.18 वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है हमें, इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है एक हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में तो होता है प्रोटॉन और आउटसाइड क्या होता है उसके, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसको रिवॉल्व कर रहा है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है हमें, 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है हमें पता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन चीज़ें हैं। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, पहले पॉइंट में हमसे पूछा हुआ है एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। आपको कंडीशन लेना है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है अगर उसको इन्फिनिटी मान ले तो उस पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, इस सिचुएशन को मान के चलना है हमें। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होती है, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी के, फर्स्ट वाला चार्ज, सेकंड वाला चार्ज और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन दोनों के बीच का, यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 1 क्या 2/r। तो यहाँ पे आएगा 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जैसे कि माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस साइन को बाहर ले लेंगे और नीचे हमारा जो भी डिस्टेंस है उसको ले लेंगे, तो हमारी एनर्जी आ जाएगी ये। अब हमें पता है ये जूल में आएगी। अब हमें पता है जूल को, अगर मेरे पास कोई भी एनर्जी जूल में है और मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा उस एनर्जी को, जूल वाली जो भी जूल में एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपके पास 10 जूल एनर्जी है, मान लो कि मेरे पास 10 जूल एनर्जी है तो उसको किसे डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है, जो भी मेरे पास जूल में एनर्जी है। तो इसका मतलब यहाँ से ये जो भी एनर्जी आएगी इसको हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1.6 10⁻⁻19, तो पावर स्क्वायर एक पावर कम हो जाएगी, तो ये मेरे पास 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड है व्हाट विल बी द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन given that the kinetic energy of a orbit is half of the magnitude of potential energy। ये जो पोर्शन है इसको हम प्रूफ भी करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, हम इसको प्रूफ करेंगे। 12th और 13 के अंदर आएगा आपके पास, जब न्यूक्लियस वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे वहाँ पे पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको क्या निकालना है, आपको मिनिमम वर्क निकालना है। अब हमें पता है मिनिमम वर्क हमारा किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। फ्री करने का मतलब है उसको मोशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मोशन का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी 27.2। तो एक रिलेशन है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू को भी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड के अंदर उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो भी वैल्यू है 27.2, इसका मैग्नीट्यूड लेके इसको हाफ कर देना है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऑर्बिट से बाहर निकालने की जो एनर्जी होगी कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। टोटल एनर्जी हमें पता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन जो होगा यहाँ पे वो होगा हमारा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन जो होगा वो होगा हमारा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होगा, क्योंकि हमें उसे फ्री करना है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है हमारी 13.6, तो माइनस ऑफ 13.6। ठीक है, तो ये प्लस 13.6 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, थर्ड है व्हाट विल बी द आंसर इफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.6 एंगस्ट्रॉम। अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम जो ज़ीरो मान रखा है हमने पोटेंशियल एनर्जी को, वो कितने सेपरेशन तक, इस सेपरेशन पे हम मान के चले तो जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी सेपरेशन के ऊपर ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी इस सेपरेशन पे हम निकालते हैं तो वो हमारी कितनी आएगी, हम यहाँ पे डिस्टेंस जो हमने 0.53 इंटू 10 ले रखा है उसकी जगह हम क्या लेंगे, ये डिस्टेंस हम यहाँ लेके चलेंगे और फिर हम वैल्यू को निकाल देंगे। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जो हमारा डिस्टेंस था 0.53 के ऊपर हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1.06 एंगस्ट्रॉम के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों के आप कह सकते हो मिड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें। तो वो कितना होगा हमारे पास, जो इनिशियल पॉइंट वाला है उसमें से किसको माइनस कर दो, फाइनल पॉइंट वाले को माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना आएगा 13.6। और अब यहाँ पे जो वर्क होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, जो भी हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, उसके नेगेटिव के इक्वल ले लो और यहाँ से हमारे पास वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, बट ये जो पॉइंट है ए और बी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में आते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है, वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दो इलेक्ट्रॉन में से H2 के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। इफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2 पॉजिटिव आयन। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या बन गया है, H2 पॉजिटिव आयन बन गया है। देखो क्या कह रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसा होता है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, बाहर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसमें भी सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बाहर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब मान लो कि इस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, ये भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने मान लिया इसको निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, अब मॉलिक्यूल जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन दोनों के आसपास ऑर्बिटिंग करते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि पहले दो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहे थे, अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग करेगा दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के।
ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये सेकंड वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और ये एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इन दोनों के ऑर्बिटिंग करेगा। ठीक है, और इसने हमें क्या कह रखा है, दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.5 एंगस्ट्रॉम ये दे दिया। और इन दोनों प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, स्पेसिफाई योर चॉइस। जो जीरो पोटेंशियल की सिचुएशन इन्फिनिटी के ऊपर लेकर आपको पता है इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। आपको क्या करना है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस की हम पढ़ चुके हैं। थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस की क्या होती है, के पहले वाला चार्ज, देखो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, के ये वाला चार्ज और ये पहले वाला चार्ज ले लेते हैं। फर्स्ट चार्ज किसी को भी ले लो, चाहे मैंने इसको ले लिया, ये वाला चार्ज इसके साथ इसका प्रोडक्ट, और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर हम क्या कहेंगे, ये हो गया। उसके बाद ये वाला चार्ज और फिर तीसरा चार्ज और इन दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाला चार्ज, सेकंड वाला चार्ज और थर्ड वाले चार्ज का प्रोडक्ट और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम इसको भी ओमिट कर देंगे। अब ये अकेला चार्ज रह गया, तो अब हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास कितने आ गए, तीन स्टेट आ गई। एक तो आ गई Q1 का Q2 के साथ और Q1 का Q3 के साथ। दूसरा आ जाएगा हमारा Q2 का Q3 के साथ। ठीक है, और उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी एनर्जी आएगी उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। तो हम सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो भी मास है, और उनको किससे डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर है उसको 1.6 से डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी रफली इतनी आएगी। तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो। ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ये हमारा एक्सियल वाला है जो आपको मैंने बता दिया था। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्या गिवन है, एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, उसको क्या रिक्वायर्ड है, कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट है, और कितना वोल्टेज के अक्रॉस, 1 किलो वोल्ट। किलो का अंदर 10 की पावर+6 और माइक्रो का अंदर 10 की पावर-6। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है उसके पास। मान लो कि उसको एक सर्किट है, उस सर्किट के ऊपर उसे 2 माइक्रोफैराड लगाना है। ठीक है, और वो कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करे, वो 1 किलो वोल्ट की वोल्टेज प्रोड्यूस करे। लेकिन उसके पास सारे के सारे जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो सारे के सारे कितने हैं, 1 माइक्रोफैराड के हैं, और वो कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम 400 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर उस इंसान को बताना है कि उसको एक पॉसिबल अरेंजमेंट बता के बनाना है कि कितने कैपेसिटर्स वो और किस तरह से लगा सकता है, यानी कितने पैरेलल में लगाना चाहिए उसको, कितने सीरीज में लगाना चाहिए, कि वो जो है 1 माइक्रोफैराड के जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो 2 माइक्रोफैराड के जितना इफेक्ट प्रोड्यूस्ड करें। तो कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 1000 वोल्ट हो गया, किलो का मतलब 1000 ही होगा यहाँ पे। और कितने हैं उसके पास, हैं 1 माइक्रोफैराड की, और कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 400। तो मान लो कि उसने n जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज में लगाए। अब हमें पता है कि अगर हम n कैपेसिटर सीरीज में लगा रहे हैं दो टर्मिनल्स के बीच में, तो इन दोनों टर्मिनल्स की जो वोल्टेज है वो n कैपेसिटर की टोटल वोल्टेज के बराबर होगा, यानी कि V टोटल किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस Vn के इक्वल होगा। अब सारे के सारे इक्वल हैं, तो इसका मतलब जैसे हमने अभी ऊपर किया था 3x वाला, हमने किया था क्वेश्चन था 3 कैपेसिटर को सीरीज में लगाया था, तो फिर हमने कहा था 3x जो है वो किसके बराबर है, टोटल वोल्टेज के बराबर है, तो x की वैल्यू निकाली थी। सिमिलरली अगर हम यहाँ n कैपेसिटर लगा रहे हैं तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं उनकी जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज जो होगी वो किसके 1000 के बराबर होगी, यानी कि 3 नहीं, यहाँ पे n आएगा।
आप क्या कहोगे, एन, यहाँ पे आप कहोगे एन इंटू में वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर किसके बराबर होगी, टोटल वोल्टेज के बराबर होगी। अब एक कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी है 400, यानी कि एन इंटू में 400 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1000 के इक्वल होगा। और एन की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, एन की वैल्यू आएगी जब हम क्या करेंगे, हम एन की वैल्यू आएगी जब हम क्या करेंगे 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू 2.5। 2.5 तो हम नंबर लेते नहीं है, कैपेसिटर क्या है 2, एक तो पूरा एक हाफ ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, रफली वैल्यू 3 लेंगे। तो इसका मतलब हमने तीन कैपेसिटर को हमें सीरीज में लगाना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास एक लाइन के अंदर 3 कैपेसिटर है। अब कितनी लाइंस होंगी, यानी कितने पैरेलल में होंगे कैपेसिटर, हम मान लेते हैं m कैपेसिटर पैरेलल में है। ठीक है, तो एक का अगर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, मान लो कि 2 है, तो m सीरीज का कितना होगा। ठीक है, तो जो भी होगा हमारे पास एक रो का, यानी एक का अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, सारे के सारे देखो ये सारे के सारे मान लो कि एक मिनट, इसको आप ऐसे दे सकते हो, अब मुझे पता है मान लो कि 1 1 के मैंने 3 कैपेसिटर लगाए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा एक लाइन का, सिर्फ एक लाइन में जहाँ 3 कैपेसिटर है, हमें पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, यहाँ पे हमारा C1 प्लस में C2 प्लस में C3 अगर हम सीरीज की बात करें, अगर हम यहाँ पे सीरीज़ की बात करें, 3 कैपेसिटर हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, तो वो कितना होगा 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। अब हमें पता है C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू सेम है, तो ये कितना आ जाएगा 3/C किसके इक्वल आ जाएगा 1/CS। तो सीरीज़ में जो कैपेसिटेंस आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो किसके बराबर होगा कि एक कैपेसिटर का जो भी कैपेसिटेंस है डिवाइडेड बाय 3। एक का कितना है 1 माइक्रोफेराड, तो टोटल कैपेसिटेंस एक रो का सीरीज का कितना आएगा 1/3 माइक्रोफेराड आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास m रो है, यहाँ पे माइक्रोफेराड भी लिखोगे आप, अगर m रोज हैं तो m का कितना होगा m/3 माइक्रोफेराड। और हमें पता है कि टोटल हमें कॉम्बिनेशन का कितना चाहिए, हमें चाहिए 2 माइक्रोफेराड, तो यानी कि आप कह सकते हो 3 बाय, यहाँ पे आपके पास आप कहोगे कि m/3 माइक्रोफेराड किसके इक्वल होगा, हमारे 2 माइक्रोफेराड के इक्वल होगा। तो माइक्रोफेराड से माइक्रोफेराड कैंसिल, m/3 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। ठीक है, और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो इसका मतलब उसे 3 कैपेसिटर तो सीरीज में लगाने चाहिए और 6 कैपेसिटर किस में लगाने चाहिए पैरेलल में, यानी कि टोटल कितने चाहिए उसको 18 कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट है, जो 2 माइक्रोफैराड और 100 वोल्ट की पोटेंशियल को डेवलप करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the area between the plate of a capacitor 2 farad if separation given that the separation between the plate is 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, आपको डी की वैल्यू गिवन है, आपको एरिया निकालना है। ठीक है, फाइंड योर आंसर व्हाइल द ऑर्डिनरी कैपेसिटेंस इन द रेंज माइक्रोफैराड और लेस, और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू कि अगर ये जो अगर यहाँ पे 2 फेराड की बजाय हम 2 माइक्रोफेराड या 2 उससे भी छोटा 2 पिकोफेराड अगर हम ले रहे हैं, तो एरिया की वैल्यू क्या होगी उससे छोटे वैल्यू की। ठीक है, और हाउएवर द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर डू नॉट हैव मच लार्जर कैपेसिटेंस बिकॉज ऑफ वेरी माइन्यूट सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर। तो यहाँ पे आप जैसा कि हम जानते हैं, आपको इस बात को बताना है, इस आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे आएगा ये। तो हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू दे रखी है, एरिया हम निकालेंगे, तो एरिया कितना आएगा हमारा 1130 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि लगभग लगभग आप कह सकते हो 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस होना चाहिए दो प्लेट्स के बीच में। और अगर आप माइंड में सोचो इस बात को कि क्या प्रैक्टिकली इतना लंबा कैपेसिटर हम बना सकते हैं,
1000 किलोमीटर लंबा नहीं बना सकते। तो इसका मतलब इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं लैब में, ठीक है, हम जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं लैब में, वो जो कैपेसिटर होता है हमारा, वो किस रेंज का होता है, माइक्रो और पिको। यही मैंने बात तो आपको लेक्चर के टाइम पे बताई थी कि फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। अगर हमें 2 फैराड का चाहिए है तो हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए हम माइक्रो रेंज लेते हैं ताकि हमारा जो कैपेसिटर है वो इतना आसानी से उसे हम होल्ड कर सके अपने हैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अनदर, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है कम से कम 12 से 13 बार बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सप्लाई कितनी है आपके पास, यहाँ पे 300 वोल्ट की है, और डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच, सबके वोल्टेज और सबका चार्ज निकालना है। तो आपके पास देखो यहाँ पे ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा घुमा दें अगर हम यहाँ पे, तो ये दोनों तो एक चैम्बर के अंदर है और ये दूसरे चैम्बर के अंदर है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें, इसको इस सर्किट को घुमा के, तो इस तरह से ये एक चैम्बर के अंदर है, ये दोनों, ये तीनों के तीनों, और ये अलग चैम्बर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, ये दोनों सीरीज़ में होंगे, दोनों का सीरीज़ का अगर हम निकालते हैं तो इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा, और ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, 2 और 3 है उनका निकाल देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 पिको फैराड आ जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, जो हमारा कैपेसिटर 2 और 3 है ये पैरेलल में किसके साथ है, C1 के साथ, तो इनको हम निकालेंगे, C123 कितना आ जाएगा हमारे पास, C123 आ जाएगा 100 प्लस इन दोनों का जो आया है वो 100 हो जाएगा, तो कितना आएगा 200 पिको फैराड। अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास, हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये जो है हमारे पास 1 2 3, ये C4 के साथ सीरीज में है, सीरीज में है, तो कैपेसिटेंस है 1 2 3 4 का कितना आएगा, C123 इंटू में दिस एंड दिस, ये आपका इस वाला फॉर्मूला लगाओगे 1/C1 प्लस 1/C2, ये C1 ये C2, नीचे क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा सम, ये 1/C के इक्वल है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट वाला ऊपर चला जाएगा और सम वाला नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन 200 डिवाइडेड बाई 3। टोटल चार्ज कितना होगा, नेट हमें पता है, चार्ज टोटल चार्ज होगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज 300 है, इक्विवेलेंट कितना है 200 बाई 3, तो यहाँ से हमारे पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ईच कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम ये सिचुएशन मान के चलेंगे यहाँ पे कि यहाँ से जो चार्ज आ रहा है वही चार्ज C1 में से जा रहा है, तो इसका मतलब बैटरी जो सब चार्ज अप्लाई करी वही C1 की वैल्यू है, तो यानी C1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁴ पिको फैराड। अब इसके बाद चार्ज दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब C1 C4 की तो वैल्यू आ गई, C1 का जो चार्ज है वो हाफ हाफ है, दोनों चैम्बर के अंदर आप हाफ हाफ भेजोगे, तो इसका मतलब Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q की जो वैल्यू है उसका हाफ होगी, यानी जो इनिशियल हमारे पास वैल्यू है टोटल वैल्यू उसका हाफ हो जाएगी, यानी 2 × 10⁴ डिवाइडेड बाई 2, यानी 10⁴ आएगी। अब बात आती है हमारी इसकी यहाँ पे 2 और 3 की। अब Q/2 यहाँ चला गया, Q/2 यहाँ चला गया, तो ये दोनों क्या है हमारे सीरीज में, तो दोनों का चार्ज भी हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो हमारा Q2 और Q3 है ये क्या होंगे, ये भी हाफ होंगे जो भी चार्ज आया है, तो इसका ये भी कितने होंगे हमारे 10⁴ होंगे, ठीक है। और ये दोनों सीरीज में है, देयरफॉर दोनों का जो चार्ज है वो सेम होगा, Q2 और Q3 दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, हमारे पास हम V1 V2 V3 और V4 की वोल्टेज, क्योंकि हमारे पास चार्ज आ गया, हम इनके वोल्टेज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ एरिया दिस एंड सेपरेशन दिस,
कैपेसिटर इज चार्ज टू कनेक्टेड 100 वोल्ट सप्लाई, और कैपेसिटर को 400 वोल्ट सप्लाई हमने देखे इसे चार्ज किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है इस सिस्टम की, और हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये रिलेशन हम बाद में देखते हैं, पहले एनर्जी निकालेंगे। पता है कैपेसिटेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया। एनर्जी क्या होगी हमारी, हाफ सी वी स्क्वायर, इसको ले लेंगे हम, और हमारे पास ये आ जाएगी हमारे पास एनर्जी। चाहे आप इसको इतना ही लिखो, ये कंपलसरी नहीं है लिखना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये सेकंड पार्ट एक तरह से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये इम्पॉर्टेंट कैसे हो गया। व्यू दिस एनर्जी is stored in electrostatic field between the plates। मान लो कि ये जो भी एनर्जी है ये प्लेट्स में स्टोर हुई है एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में। अब इसने क्या है कि एनर्जी हमें क्या करना है, ऑब्टेन्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, कैपेसिटर के एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है। ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। हेंस अराइव द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको रिलेशन निकालना है किसके बीच में, एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में निकालना है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है एनर्जी जो डेंसिटी होती है वो होगी हमारी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू में थिकनेस, इसके इक्वल होगा। तो एनर्जी डेंसिटी क्या आएगा, एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है अभी हमने निकाली है फर्स्ट पार्ट के अंदर। उस एनर्जी को एरिया और थिकनेस से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगी, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर के इक्वल होती है। सी की वैल्यू ले लेंगे। वी क्या होगा हमें पता है, वी होता है हमारा हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा वी डिवाइडेड बाय डी। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ई डी, और स्क्वायर लेंगे तो ई का स्क्वायर डी का स्क्वायर आ जाएगा। एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। और जब हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को ए डी से डिवाइड करेंगे तो ये